देखो एक था एग्जांपल 9.3 और 9.4, वो तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए एवरीवन, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन दिए थे 10, 11, 16, 17। इनमें क्या नहीं बने? चारों नहीं बने? सब बन गए तो क्या नहीं बन रहा है बोल रहे थे? सिंटेक्स क्वेश्चन का सेकंड वाला बाकी। अर्पिता बनाया वो क्वेश्चन? 10 वाला डाउट है, चलो 10 तो डिस्कस कर लेते हैं। 10 तो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए सभी, जिनका हो गया वो चेक कर लेंगे अपना आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। रिफ्रैक्शन का ही है ना वो क्वेश्चन, लेंस का ही है। क्वेश्चन बोलना क्या है क्वेश्चन, क्या क्या? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, यानी कि क्या दिया हुआ है, एच ओ इज गिवन, है ना। एच ओ दिया हुआ है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर। एच ओ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यू दिया हुआ है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, विच इज -25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, वो चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड इट्स पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको वी निकालना है, आपको एच आई निकालना है, नेचर भी बताना है, और रे डायग्राम भी बनाना है। तो 4 काम करने हैं हमको यहां पर, ठीक है। ये 3 गिवन में कोई डाउट है किसी को भी? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter, ठीक है। तो नाउ u और f दिया तो v निकल जाएगा फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है। तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v आपको निकालना है, माइनस 1/-25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो 1/v के बराबर कितना हुआ, 1/10 माइनस 1/25, सही है। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 और 25 में एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ 50, ठीक है। तो 50 ये हो जाएगा 5 माइनस 2, दैट विल बी 3/50। ये आपका 1/v है, तो v कितना हो जाएगा, 50/3, दैट इज, हाँ 16.66 चलता रहेगा, 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। वो 66 जाएगा तो उसको राउंड ऑफ करके 67 कर देंगे, ठीक। ये हो गया आपका v। नेक्स्ट आते हैं एच आई पे। तो एच आई अपॉन एच ओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है v बाई यू। तो इन चारों में हमारे पास 3 डेटा है, एच आई निकालना है, एच ओ गिवन है, यू गिवन है, वी हमने निकाल लिया है। तो एच आई क्या हो जाएगा, एच आई विल बी इक्वल टू वी इंटू एच ओ अपॉन यू। वॉट इज वी, 50/3। वॉट इज एच ओ, 5, एंड वॉट इज यू, -25, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, -10/3, दिस इज -3.33 सेंटीमीटर। माइनस आना भी चाहिए क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर कैसा है इमेज का, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड,
और कौन सा केस है ये जल्दी बताइए? बियॉन्ड 2f। कैसे पता चलेगा? ध्यान देंगे इधर, f कितना है 10, तो 2f कितना होगा 20, और इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है 25 पे, मतलब 20 के बाद होगा। मतलब ये अगर आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका अगर f है विच इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 2f होगा विच इज 20, और ऑब्जेक्ट है 2f के पीछे यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। है क्लियर? ठीक है, इधर भी ऐसा ही, इसको आप F1 नाम देते हो, इसको 2F1 देते हो, ये F2 होता है और ये 2F2 होता है। अगर आपको केसेस याद हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट 2F के पीछे है तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसा रे डायग्राम बनाना कि इमेज यहीं बने। अगर आपको पहले से पता रहेगा इमेज कहां बनेगी, तो हम रे डायग्राम में वैसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना, अगर गलत बन रहा होगा तो। ठीक है, तो ये रहा पहला आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड। देखो बन भी रहा है वहीं पर, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रहा आपका इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये रही इमेज ए डैश बी डैश। डिमिनिश इमेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, पर इमेज की हाइट 3.33 आई है, यानी कि छोटी होगी इमेज। लेकिन आपको इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा लिया था मैंने, इमेज उसकी छोटी बनी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 16.67। इतना आपको बनाना है रे डायग्राम। मेजरमेंट नहीं करना, 16 और 20 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट करोगे स्केल से तो उसका आपको अंदाजा लिखना है। समझ रहे हैं क्या? कि ये 25 है, ये 16.67 है। रियल एकदम मेजरमेंट के साथ 25 नहीं लेना है, वरना पेज छोटा पड़ जाएगा आपका। सुन रहे हैं क्या? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 10। ठीक है, चलिए और बताइए, इसके बाद और क्या क्वेश्चन था 10 के बाद? 11, 16, 17 बन गया। 11, 16, 17, कोई डाउट? यश बनाया क्वेश्चन? क्यों भाई? लिख के दिया था सारे होमवर्क अलग से पूरे। ठीक है, चलो बच्चे कोई क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के ही। निकालो कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस। हाँ, रूम नंबर 7। हाँ, अच्छा इंटेक्स क्वेश्चन कैसे, अभी चलो डिस्कस कर ही लेंगे ना पूरा। देखो पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, कौन से पेज पे, जल्दी देखो। चलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पूरा मिरर का भी डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि सारे तो टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो अब मिरर का पहले क्वेश्चन देख लो, इंटेक्स क्वेश्चन क्या क्या है, फिर अपन रिफ्रैक्शन के भी इंटेक्स क्वेश्चन देख लेंगे, एंड देन एक्सरसाइज में आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जल्दी बुक में, अरे मिला कि नहीं? पेज नंबर 141, पेज नंबर 142 में है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यहां ध्यान देंगे। कॉन्केव मिरर क्या था? देखो ये जिन्होंने बीच में क्लासेस मिस भी करी ना, वो ध्यान देंगे, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस करते करते हम सारे कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कॉन्केव मिरर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देंगे इधर। कॉन्केव मिरर एक तरह का कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है? कन्वर्जिंग मिरर।
ठीक है, अगर और डिटेल में जाए तो कन्वर्जिंग का मीनिंग हमने क्या बोला था कि जब रेज एक पॉइंट पे आके मीट होती हैं तो उसको कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। ये चारों एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है ना, दीज आर नोन एज कन्वर्जिंग बीम्स, कन्वर्जिंग रे। ठीक है, आपका कॉन्केव कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है? ये आपका कॉन्केव मिरर है, दिस इज कॉन्केव मिरर। एक तरफ हमने पॉलिश किया हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, वहां ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस के सेंटर को, और मिरर, ये मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। ये कहलाता था हमारा फोकस, और ये होता था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्योंकि ये मिरर में जब पैरेलली रेज इंसिडेंट कराओगे, पैरेलली रेज किसके पैरेलली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर रेज आकर के टकरा रही है मिरर से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद दे कम एंड मीट एट फोकस। तो यही फोकस का डेफिनेशन भी है कि फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन। अ बीम ऑफ रेज, अ बीम ऑफ रेज, अ बीम ऑफ रेज, बीम मतलब कॉम्बिनेशन है ना, सिंगल को अपन, एक को अपन रे बोलते हैं, मल्टीपल बना दिए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बीम। तो अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror, of a concave mirror after reflection, after reflection converges to a point on the principal axis, converges to a point on the principal axis, converges to a point on the principal axis. So stop. This point is called focus of a concave mirror. This point is called focus of a concave mirror. This point is called focus of a concave mirror. This point is called focus of a concave mirror. ठीक है, एक डायग्राम बना लो यही वाला, दो रे बनाओ और दोनों को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे लाके मीट करा दो, और वही पॉइंट आपके मिरर का क्या होता है? फोकस। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि हम कर चुके हैं कॉपी में भी, और पढ़ लो एक बार। आधा हो जाता है ना। फोकल लेंथ क्या होता है? व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज हाफ ऑफ द रेडियस। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। ये बनाने का तरीका गलत है यश। मैंने कैसे बनाया? पहले मैंने इंसिडेंट रे लाया, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आई ना। और आप कैसे बना रहे हो डायग्राम? आपने ऐसा मिरर बना दिया, ये लाइन बना दिए, फिर आपने क्या किया? ये एक पॉइंट से ऐसे बनाए। पहले रिफ्लेक्टेड रे आएगी क्या? फिर पहले क्या आती है? इंसिडेंट रे, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे आएगी, फिर ये एक और इंसिडेंट रे लेकर आओ जो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस में आएगी। जिस सीक्वेंस में डायग्राम बनना चाहिए वैसे ही बनाओ ना। ऐसा थोड़ी ना कि बस डायग्राम देख के बना रहे तो पहले ये लाइन खींच दिए, फिर ये लाइन खींच दी, फिर ये खींच दिए। वो डायग्राम लास्ट में भले आपको सही दिखेगा और आपका बनाने का तरीका गलत है, और एरोज नहीं है उसमें। एरो बनाओ, ये एरो मिरर की तरफ आ रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और दोनों ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी पूछिए, वरना आगे क्वेश्चन में बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ द रेडियस। तो लिख लो नीचे, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, दैट इज 20 बाई टू, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, रेडियस का हाफ। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू।
समझ गए ना? तभी तो अपन इसको बीच में लेते हैं ना पॉइंट को। आप रे डायग्राम बनाते वक्त क्या बोलता था मैंने आपको कि पी से जितना डिस्टेंस आपने एफ तक का लिया है उतना ही एफ से सी पे भी पॉइंट मार्क करिएगा। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन शुड बी इक्वल, तभी तो आप बोलोगे कि फोकस रेडियस का हाफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और कुछ बच गया तो भी बोल दो, एक बताओ फाइनल। कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्यों? हाँ कॉन्वेक्स। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास में कि जब इरेक्ट इमेज की बात आ रही है तो तीनों मिरर इरेक्ट इमेज बनाते हैं। कौन से तीन मिरर पढ़े अपन? प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। रियल इमेज सिर्फ यही बनाएगा, रियल इमेज ये नहीं बनाता और ना रियल इमेज ये बनाएगा। वर्चुअल इमेज तीनों बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज तीनों बना सकते हैं। ये तो हमेशा बनाता है ऑलवेज, ये भी हमेशा बनाता है ऑलवेज, पर ये सिर्फ एक ही केस में बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। हाँ, अब बात करते हैं साइज की। तो ये हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, पर हमें तो एनलार्ज चाहिए, तो एनलार्ज कौन बनाता है? कॉनकेव। तो आंसर क्या होगा? कॉनकेव मिरर। समझ में आ रही बात? तो लिख लो, आंसर इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पेज नंबर, ये सेम चल रहा था तीनों क्वेश्चन इसी पेज में ना? हाँ क्वेश्चन पढ़िए। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? देखिए कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश बनाता है, तो उस मिरर में हमें पीछे का रोड पूरा दिखेगा। तो सोचिए अगर मेरी कार यहाँ खड़ी है तो मैं यहाँ पे जो मिरर होता है उससे पूरा पीछे रोड देख पाता हूँ, राइट? देखिए इतने छोटे से मिरर में पूरे रोड का वाइडर व्यू मिल जाता है हमें। ठीक है ना? तो लिखो इसका आंसर, वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज, we prefer convex mirror because, we prefer convex mirror because, first point लिखेंगे, first point, it forms virtual erect and diminished image, it forms virtual erect and diminished image, virtual comma erect and diminished image। एंड की स्पेलिंग क्या लिखा है? एनडी, एनडी एंड होता है। डिमिनिश्ड इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इट प्रोवाइड्स वाइडर, इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड, पूरा वाइड फील्ड मिलेगा ना, पूरा इतने से मिरर में पीछे का पूरा रोड का व्यू मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं वाइडर व्यू। ठीक है, वाइडर व्यू ऑफ, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है वैसे ही, हाफ वाला। पेज नंबर, पेज नंबर 145, जल्दी देखो, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो पढ़ो, बिना पढ़े मत करना। कहाँ है बुक? वाह, इधर एक बुक दे दो तो, है किसी के पास एक्स्ट्रा, मतलब किसी बेंच में बुक लाए हो? पीछे एक ही बुक है इधर, अनन्या नहीं लाया बुक? हाँ, चलो क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो 16 हो जाएगा आधा। हो गया, अगला क्वेश्चन जाएंगे। अब तो क्वेश्चन लिखता रह जाएगा कैसे? तो क्या हो जाएगा, सीधा आंसर लिख लेंगे,
F is equals to R by 2, 32 by 2, that is 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला पढ़ो। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है अगला। क्वेश्चन है, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? जल्दी क्वेश्चन पढ़ के बनाइए, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन करें इस टाइप का क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन बनाना, यहाँ क्या देख रहे हैं? ये क्वेश्चन, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? क्या होगा इसका आंसर? क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन इज गिवन -3। देखो 3 टाइम्स बोला है ना, बट रियल इमेज बोला है, तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन, इंग्लिश की नहीं, आज टेस्ट था बस। तो मैग्निफिकेशन -3 क्यों लिया मैंने? देखिए देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। समझ रहे हैं क्या? तो क्योंकि यहां पे बोल दिया है कि इमेज रियल है, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस में। कैसे होगा माइनस? देखो एक बार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, तो नीचे बनेगी, यानी कि एच आई नेगेटिव होगा, और एचओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं क्या? और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? इमेज ऊपर ही बनती है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए और पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए। समझ गया ना क्यों -3 लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है v। ठीक है, तो यहां मिरर फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि m का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो एच आई बाई एच ओ है और एक -v बाई यू। मिरर पढ़ रहे हैं ना अपन, तो मिरर में -v बाई यू होता है। अब आपके पास m है, आपको v निकालना है, और आपके पास u भी है। समझ रहे हैं? तो यहीं से v आ जाएगा, तो हमें मिरर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहां वैसे भी फोकल लेंथ नहीं दिया है, तो आप मिरर फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे वैसे भी। समझ गए क्या? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर एक माइनस यहां पहले से है, तो v कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। तो नीचे एक लाइन लिख लेना, द इमेज इज लोकेटेड, द इमेज इज लोकेटेड, द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर। माइनस में माइनस पर बस यहां दिखाने के लिए लिखते हैं कि कहां बन रही है इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये माइनस का मतलब, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में कि कोई और दिया हुआ है, देखो पेज, यही क्वेश्चन है क्या, देखो। हाँ अच्छा, इसके पहले और है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल होगा, इससे यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है। A ray of light traveling in air enters obliquely, obliquely मतलब एक एंगल बना के एंटर कर रही है। जैसे ये आपका इंटरफेस है, बाउंड्री है, तो लाइट ऐसे आ रही है। लाइट ऐसे भी तो आ सकती थी ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये ऑब्लिकली विथ सम एंगल विद द सरफेस। ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये इसको अपन परपेंडिकुलरली बोलेंगे और इसको ऑब्लिकली बोलेंगे, ठीक है। हाँ पढ़िए, क्या है क्वेश्चन पूरा, कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, ये एयर से ट्रैवल कर रही है लाइट, एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, ये वाटर है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताइए। ये इंसिडेंट रे है, ये रहा आपका नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट दो तरीके से बेंड हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है या ऐसे भी जा सकती है। ऐसे तो नहीं जाएगी, स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ है, तो लाइट अपने पाथ से बेंड होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये बेंड अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा आपका आंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लिख लो इसका आंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। The light bends towards the normal. और y भी पूछ रहा है, y, तो रीजन अपन क्या बोलेंगे, स्पीड। नहीं वो ठीक है, रेयरर टू डेंसर, बट स्पीड कम हो रही है। रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है। तो नीचे लिखना, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज less as compared to air. Speed of light in water is less as compared to air. Speed of light in water is less as compared to air. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यही वाला है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum air same होती है स्पीड लाइट की एयर और वैक्यूम में, 3 × 10⁸ आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में। याद करिए हमारा फॉर्मूला क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N21। क्या होता है इसका, इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी 2 और 1 लिखा है ना, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये इसका नाम होता है। अभी लाइट जो है ना वो एयर से ग्लास में जा रही है, ध्यान देंगे इधर, एयर से ग्लास में। तो मीडियम 1 आपका एयर है जहां पे लाइट इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। तो यहां पे अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे निकालते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते थे, है ना। तो यहाँ पे ग्लास का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर से ग्लास में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो आपको वीजी निकालना है, आपको वीए दिया हुआ है, व्हाट इज वीए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपको दिया हुआ है, तो लिख लो नीचे, गिवन क्या है, एनजीए दिया हुआ है 1.5, व्हाट इज एनजीए,
refractive index of glass with respect to air. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एनजीए? एनजीए इज इक्वल्स टू वीए अपॉन वीजी. जहां पे वीए वीजी क्या है? व्हाट इज वीए? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एंड वीजी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो यहां से वीजी निकल जाएगा. तो वीजी इज इक्वल्स टू वीए अपॉन एन जी ए. दैट इज 3 इंटू 10 टू दावर 8 अपॉन 1.5 इंटू, सॉरी 1.5 बस है ना. तो ये कैंसल होकर के आ जाएगा 2. आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड. 2 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमने लिखा भी है ना. एयर वाटर ग्लास तीनों में हमने लाइट की स्पीड लिखी है कॉपी में. एयर में 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ग्लास में 2 और वाटर में 2.25. ठीक है, डन. तो फॉर्मूले याद रखो, बेसिक याद रखो, तो आपके कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये तो 2 एग्जांपल्स हैं. आगे आपके बुक में होंगे क्वेश्चन. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 2.1. आपकी बुक में टेबल होगी, देखो पीछे पलट के टेबल. हाँ 9 पॉइंट कुछ होगा टेबल का नंबर. देखा? तो पीछे पलट के देख लो. बुक नहीं लाया तो इतना ही मेहनत कर लो पीछे पलट के देखने की. मिला टेबल? वो किसकी टेबल है? क्या बता रहा है टेबल में? अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. सुन रहे हैं? अलग अलग मटेरियल का क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो आपको ग्लास का मिल जाएगा, उसमें 1.5 लिखा हुआ मिला ग्लास का. देखो है. एयर का लिखा हुआ है. एयर का कितना लिखा हुआ है? 1 है. 1.00. 3 बार 0 फिर 3, मतलब 1 ही हो गया लगभग. और वाटर का क्या दिया हुआ है? 1.33. डायमंड का क्या दिया हुआ है? डायमंड, डायमंड दिखा? 2.42. और टार्पेंटाइल ऑयल दिया है क्या? 1. दिख रहा है आपको सारी वैल्यूज लिखी हुई. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. अब ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है समझना. इधर ध्यान देंगे. इधर देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि रेयरर है कि डेंसर है. जैसे अगर मैं एयर और ग्लास को कंपैरिजन करूं तो एयर रेयरर आएगा और ग्लास डेंसर में चला जाएगा. और एयर और वाटर की बात करूं तो एयर रेयरर होगा और वाटर डेंसर. करेक्ट? व्हाट अबाउट वाटर एंड ग्लास? वाटर रेयरर, ग्लास डेंसर. तो तीनों में देखो एक चीज कॉमन है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना, वो रेयरर मीडियम होता है. सुन रहे हैं क्या? देखो एयर और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है, ग्लास का 1.5 है. एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है. वाटर का 1.33 है और ग्लास का 1.5 है. तो आप देख रहे हो एवरी टाइम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम से ज्यादा होता है. इन शॉर्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम होता है. बोल सकते हैं ऐसा. और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है. स्पीड कम होती है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की. तो अब आप देखिए कि उस पूरी टेबल में सबसे ज्यादा ऑप्टिक, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम होगा. डायमंड है 2.42 है ना. और सबसे रेयरेस्ट मीडियम तो एयर ही होगा. समझ गए ना? तो सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है और सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की है. तो कैसे पता चलेगा अपन को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख करके. ठीक है, तो एक लाइन लिखो चलो नीचे, फिर अपन लिखते हैं नीचे दोनों के बारे में. देखो, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा, higher is the optical density. Higher the refractive index, higher is the optical density, and lower will be the speed of light.
and lower will be the speed of light. And lower will be the speed of light. इस लाइन का पूरा उल्टा क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हायर होगा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, पर मीडियम में स्पीड होगी जो लाइट की वो कम होती जाएगी. अब इसका उल्टा लाइन क्या हो जाएगा पूरा? हाँ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी पर स्पीड ज्यादा होगी. तो ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा कंपेयर करने में दो मीडियम के बारे में. कि अगर मैं बोल दूं कि एयर और ग्लास में बताओ कौन ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है, तो आप बोलोगे सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.5 है. हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ग्लास इज डेंसर देन एयर. फिर अब पूछूंगा कि बताओ चलो स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी बट लोअर द स्पीड. तो उस केस में बोलोगे सर एयर में स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो नीचे लिख लो. फ्रॉम टेबल हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑफ डायमंड. फ्रॉम टेबल हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑफ डायमंड. हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि उस टेबल में 2.42 द हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो is of diamond, and lowest optical density is of air, and lowest optical density is of air, and lowest optical density is of air. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. अब आप लोग मुझे बताओगे, अगर ये समझ में आ गया है तो आप अगला बता सकते हो. बताइए पढ़ के. यू आर गिवन केरोसिन है, टार्पेंटाइन ऑयल होता है ना, और वाटर है. तीन लिक्विड है, तीनों लिक्विड है ना. केरोसिन ऑयल है, टार्पेंटाइल तेल आता है जो पेंट वेंट में डालते हैं ना, हमारे घर में पेंटिंग होती है ना तो उसमें टार्पेन तेल डालते हैं. और एक होता है, एक वाटर दिया हुआ है. तीन मीडियम दिए हुए हैं. इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल फास्टर? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीनों में लाइट फास्टर किसमें ट्रेवल करेगी. और फिर तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. फिर बोला है किसका दिया, केरोसिन का दिया हुआ है 1.44 और टार्पेंटाइन ऑयल का दिया हुआ है 1.47. तो आपको बताना है कि तीनों में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है. वाटर. अब तो समझ में आ रहा है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड कम. कौन ज्यादा डेंसर मीडियम है? हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है. तो ये लाइन समझ में आ गई सबको. आर आई की वैल्यू, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख करके हम ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मुझे अगर दो मीडियम दे दिया गया है, उनका आर आई का वैल्यू दे दिया गया है, तो मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि दोनों में रेयरर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है, दोनों में स्पीड लाइट की किसमें ज्यादा है किसमें कम है, जस्ट बाय सीइंग द वैल्यूज ऑफ आर आई. ठीक है, तो लिख लो नीचे. आंसर इज वाटर. वाटर. उसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज आर आई ऑफ वाटर इज लोएस्ट. आर आई बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आर आई ऑफ वाटर इज लोएस्ट. आर आई ऑफ वाटर इज लोएस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनडी नाम देता हूं. ठीक है, मैं इसको क्या देता हूं, एनडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये अगर 2.42 है तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, आप इसको कैसे समझा सकते हो? देखो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड. ये आपको 2.42 दिया हुआ है, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, वीए अपॉन 2.42.
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸8। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि लाइट की स्पीड डायमंड में 1/2.42 टाइम्स होती है लाइट ऑफ स्पीड इन एयर के। ऐसे आप सबको कंपेयर कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है तो Vd इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸8 अपॉन 2.42। तो अपन क्वालिटेटिवली ये बोल सकते हैं कि डायमंड में लाइट की स्पीड एयर की स्पीड की 1/2.42 टाइम्स है। इतने टाइम्स कम हो जाएगी, ये बताता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लिखो नीचे, लिखो एनडी इज इक्वल्स टू ऊपर लिख लो VA अपॉन VD। एनडी इज इक्वल्स टू VA अपॉन VD। देखो यहां कुछ नहीं लिखा तो भी एयर मानते हैं ना अपन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एनडी लिखो या एनडीए लिखो, एक ही मतलब होता है दोनों का। ठीक है, तभी तो VA अपॉन VD लिखे ना। नीचे लिखो वेयर सबका मीनिंग लिख लेते हैं क्या क्या है। वेयर एनडी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। VA क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड VD आपने क्या माना है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। वैल्यूज पुट करते हैं, 2.42 इज इक्वल्स टू VA अपॉन VD। तो VD कितना हो जाएगा? VA अपॉन 2.42। ये होता है इसका मीनिंग। अब इसके लिए एक लाइन लिखते हैं नीचे। देखो कुछ बुक्स में आपको ना सी भी लिखा दिखेगा, V की जगह C। तो C आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है इन एयर और वैक्यूम। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन का इक्वेशन होता है E इज इक्वल्स टू mc²। जहां पे जो C होता है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का। ठीक है, हाँ चलिए नीचे लाइन लिखो एक। दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट velocity of light in diamond is this means that velocity of light in diamond is 1/2.42 times 1/2.42 times as compared to vacuum या air, as compared to vacuum or air। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1D 1 डायोप्टर अपन डिफाइन किए। फोकल पावर क्या होता है आपका? पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो पावर 1D कब आएगा? जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, तब तो 1/1 आएगा ना। सुन रहे हैं क्या? तो लिख लो, एक लाइन का डेफिनेशन है इसका, अपन वहां भी लिखे हैं, एक बार और फिर से लिख लो। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। पावर ऑफ अ लेंस कौन से पेज में है क्वेश्चन? 158। ये लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है ना। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क ही दिया था, दोनों ही दिया था, सॉरी होमवर्क, उसको डिस्कस भी कर लेंगे फिर अभी। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर when its focal length is 1 meter. Power of a lens is 1 diopter when its focal length is 1 meter. When its focal length is 1 meter. आपको मैं पावर पूछ के आने वाला था, पूछे, उसके बाद गायब हो गया अगले दिन कि सर आज पूछेंगे, तो आज छुट्टी मार देते। नहीं पूछे ना, तो मम्मी पापा से पूछते ना, मम्मी बताओ क्या पावर है।
चलो पढ़ो, अगला क्वेश्चन यही है ना। उसकी पेज का सेकंड एंड थर्ड जो होमवर्क दिया था मैंने, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ है पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से। क्या दिया हुआ है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। निडल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। निडल इज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। हाँ, अच्छे से पढ़ो, इमेज के बारे में बात कर रहा है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। ये आपका वी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये वी। वेयर इज द निडल प्लेस? अब पूछ ही रहा ना, वेयर इज द निडल प्लेस। तो निडल तो ऑब्जेक्ट है, तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस पूछ रहा है, यानी कि यू आपको निकालना है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट कब सेम साइज के होते हैं? जब ऑब्जेक्ट 2f1 में रखा हो, तो इमेज भी उधर 2f2 में बनती है और सेम साइज की होती है। तो ऑल्सो फाइंड द पावर। तो यहीं से देख कर क्या बता सकते हो कि जब v 50 है तो u भी 50 होगा, पर वो इस तरफ होगा। समझ रहे हैं कौन सा केस है? ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट होता है जब 2f1 में, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passing through focus, passing through optical center, goes undeviated। अब देखो, मुझे पता है कि फोकस में बनाना है मुझे, कहां पे? 2f में, सॉरी। तो अपन बनाएंगे भी ऐसे कि वो कहां कटे? 2f में आके ही मिले। अब आप लोग तो स्केल पेंसिल से प्रॉपर बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा वो। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 में रखा जाता है तो इमेज 2f2 में बनती है। जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज होती है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज होती है। इट इज जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर का एट सी वाला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, उसको बना लेते हैं। चलो, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? v इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? हाँ, एच आई और एच ओ इक्वल है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। पावर भी निकालेंगे है ना। तो एच आई और एच ओ बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज -1, क्योंकि रियल इमेज है। और अगर m -1 है तो v बराबर u हो जाएगा ना। ये होता है मैग्निफिकेशन, v इज इक्वल्स v बाई u। तो v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू -u। v इज इक्वल्स टू -u। तो ये देखो u आ गया आपका यहां से। तो u कितना हो जाएगा? u विल बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। देखिए v 50 है तो u भी 50 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब पहले आप फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ हो जाएगी, 25। वरना आप कैसे निकालोगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/50 माइनस 1/-50, दैट विल बी 2/50 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/25। तो f बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्लस आना चाहिए, आ भी रहा है, कॉन्वेक्स है। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू 1/f, बट दिस f शुड बी इन मीटर्स। तो पावर कितना हो जाएगा? 1/0.25। 4 डायोप्टर। पावर कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर डी। कोई भी स्टेप में डाउट है तो अभी पूछिए कि सर ये 1 कैसे आ गया। क्योंकि आपका एच आई एच ओ बराबर दिया है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। और क्योंकि रियल इमेज है इसलिए माइनस, वर्चुअल होता तो मैं एम को 1 प्लस लेता है ना, पॉजिटिव लेता। ठीक है, यहां से यू निकल गया, फिर अपन ने लेंस फॉर्मूला लगाया तो एफ निकल गया।
एफ निकाले तब तो पावर निकाल पाओगे ना। एफ निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पावर निकालने बोला है। पावर निकालने नहीं बोला था तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। तो क्योंकि पावर निकालने बोला तो पहले फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर पावर निकलेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब देखो पहले से ही मीटर में दिया है, बस आपको डिवाइड करना है। सुन रहे हैं क्या? फोकल लेंथ इज 2 मीटर, कॉन्केव लेंस है तो एफ इज इक्वल्स टू -2 मीटर, करेक्ट। माइनस लेना मत भूलना, कॉन्केव है ना। तो पावर क्या होता है? पावर इज 1/f, दैट शुड बी इन मीटर्स। तो 1/-2 क्या हो जाएगा? -0.5 डायोप्टर। सिंपल, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? क्लियर, ऑब्वियसली। बाकी प्लास्टिक, ग्लास और वाटर से तो आप सब लगभग ट्रांसपेरेंट है ना। मतलब प्लास्टिक एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं किया, तो अपन मान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होगा तो बना पाएंगे उसका भी लेंस। क्ले ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप लेंस नहीं बना पाओगे, मिट्टी, क्ले जैसा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्ले। ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखा? तो लिखोगे क्या आंसर कहीं कुछ? एक्सरसाइज है डाल लो, 1 का डी, ऐसा कुछ लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का डी। अगला पढ़ो। The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. ये तो एक ही केस में होता था ना, कॉन्केव मिरर एक ही केस था जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? डी है, बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये रहा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हम हमेशा बनाते थे। आगे बढ़ू, ये रहा ऑब्जेक्ट, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, दूसरा पासिंग थ्रू कर्वेचर गोज अनडेविएटेड। पर ये जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। बट इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो आपको ये यहां से आता हुआ दिखेगा। तो ये रहा इमेज, इरेक्ट है और एनलार्ज भी है, मिरर के अंदर बनेगा। शेविंग मिरर वाला केस, क्या एग्जांपल क्या था इसका? एक शेविंग मिरर वाला एग्जांपल दिया था मैंने इसको, और एक क्या था आपका? डेंटिस्ट वाला। दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? अभी बात किए थे अब अपन इसकी। कहां रखते हैं तो सेम साइज का इमेज मिलता है? 2f1 में। तो क्या हो जाएगा? डी, ट्वाइस दी फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये वाला? फिर से पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया। आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिससे आपको जो इमेज मिल रही है वो ऑब्जेक्ट की साइज की हो? तो वही था ना अभी, 2f1 में रखने पर 2f2 पे इमेज मिलेगी, यानी कि डबल दी फोकल लेंथ, ट्वाइस दी फोकल लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको एक स्फेरिकल मिरर और एक थिन स्फेरिकल लेंस दिया हुआ है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर बोल के दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये दोनों क्या हो सकते हैं। वो दोनों कॉन्केव हैं, दोनों कॉन्वेक्स हैं, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स है, या एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव है? बी, बी मिरर कॉन्वेक्स से बोल रहे हैं और
लेंस कॉन्केव है, और कुछ? चलो ए भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया, हाँ बस और बी बचा है बस। बी से क्या दुश्मनी किसी की? बी क्यों नहीं? तू बोल दे भाई बी। बी अरे सोच के तो बोलो। हाँ, देखो मैंने बताया आपको कि कॉन्वेक्स कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव भी कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। अब अरे जा रहा है कि दिमाग में? ये क्या बता रहा हूं मैं? ये क्या होगा? दोनों कॉन्केव होगा ना भाई, लिखा तो है साफ साफ कि आपको जो दोनों मिरर और लेंस दिए गए हैं, दोनों का फोकल लेंथ -15 है। मैं बोल तो रहा हूं कि कॉन्केव कुछ भी हो, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स वाले का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कॉन्केव। मिरर भी आपको कॉन्केव दिया गया है और लेंस भी आपको कॉन्केव दिया गया है, तभी दोनों का फोकल लेंथ माइनस है। ठीक है, बढ़े आगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज appears erect, the mirror is likely to be। मतलब ये बोल रहा है कि आप एक ऐसा मिरर आपके सामने रखा हुआ है, आप उससे कितनी भी दूर जाओ या कितना भी पास आओ, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगी। तो मिरर कौन सा हो सकता है? प्लेन। और मतलब आपका बोल रहा है ऑप्शन वन। अच्छा, और कुछ? हाँ, प्लेन। ओनली प्लेन बोल रहे हैं? डी कौन बोल रहा है? डी होगा ना भाई, कॉन्वेक्स भी तो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। अब देखो यहां ऐसा लिखा होता अगर ना कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, तो प्लेन मिरर आंसर होता, ओनली प्लेन मिरर। बट क्योंकि आपको बोल रहा है कि सिर्फ इरेक्ट पूछ रहा है, तो वो तो दोनों होते हैं, प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों ही तो हमेशा वर्चुअल इमेज देते हैं। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या देते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। देखिए जिनका छूटा है ना, वो आप लोग को कवर अप करना पड़ेगा। मैं फिर से वही पढ़ाऊंगा तो आप लोग को लगेगा सर कितने दिन से यही चैप्टर पढ़ा रहे हो। वो यही बोल के चलेगी, उसके बाद से बाहर चली गई जेसिका कि सर और कितने दिन चलेगा चैप्टर? चैप्टर बड़ा है तो चले गई, बट उसके बाद भी आप लोगों से नहीं बन रहा है क्वेश्चन। या ऐसे देख रहे हो कि पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेहरा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। उसका कारण ये है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसका टेस्ट लूंगा मैं नेक्स्ट वीक में, और सारे आपके रिकॉर्डिंग डली नहीं। अगर आप कोई दिन छुट्टी मार रहे हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखना? यार वो रिकॉर्डिंग्स मैं अपने लिए थोड़ा डाल रहा हूँ कि मैं फिर से देखूंगा उसको, वो आप लोग के लिए डल रही है। अब तो इतने दिन छुट्टी मारा, उसका कैसे मेकअप होगा बताओ? तो रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स नोट्स बनाना है। हाँ, उस नोट्स को लेकर के आके फिर सर ये डाउट पूछना है मुझे, मैं रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स बना लिया हूँ, मुझे पर इस पॉइंट में डाउट आ रहा है सर, या मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सर, तो फिर मैं समझाऊंगा। पर जब तक आप एक बार क्लास देखोगे नहीं, नोट्स वापस नहीं लिखोगे ना, आपको समझ में नहीं आने वाली चीजें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है, लाइट। चलिए देखो नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? हाँ, डिक्शनरी क्या होती है वो समझते हैं ना? हाँ, तो वहां पे तो बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे रहते हैं ना, तो कॉन्वेक्स ही यूज करेंगे। कॉन्वेक्स आपकी मैग्निफाइड इमेज बनाएगा, कॉन्केव लेंस तो डिमिनिश इमेज बनाता है, तो वो तो और डिक्शनरी के लेटर्स को और छोटा कर देगा। वो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए कोई ऐसा लेंस जो उसको मैग्नीफाई कर दे।
आपने देखो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ऐसा, जिससे थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज दिखती है ना। तो ए या सी में से कोई एक आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमने पावर पढ़ा है, पावर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम, या वाइस वर्सा, जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा। तो दोनों में फोकल लेंथ किसका कम दिख रहा है आपको, तो वो ज्यादा पावर वाला होगा, और वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा पावर की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलना। कौन बोला, मैं नहीं सुना। ठीक है, मतलब कॉनकेव तो हर चीज नहीं होगा, वो तो आपको पहले ही एलिमिनेट कर देना है, उन ऑप्शंस को जिसमें भी कॉनकेव है वो आपको पहले ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror। ऐसा तो कॉनकेव मिरर बस एक ही केस में करता है, जब, हाँ, शेविंग मिरर वाला, P और F के बीच में जब होगा तब। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? हाँ, 7.5 क्यों, 8 में रखूंगा तो नहीं मिलेगा, 9 में नहीं, 10, 11, 12, 13, यहां कहीं भी रखू हर बार मिलेगा ना। रेंज पूछ रहा है आपसे, रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक सर। तो देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि फोकस आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि इरेक्ट इमेज, आपका इरेक्ट इमेज कॉनकेव कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, मतलब इस जगह पे कहीं पे भी रखूंगा अगर, तो मिलते रहेगी इरेक्ट इमेज। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर। रेंज क्या हो जाएगा, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन, मतलब 15 पे रख दोगे तो वो तो फिर रियल इमेज बनाएगा इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। तो 15 पे भी नहीं रखना है, 15 के अंदर, मतलब इतने रेंज में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो डेफिनेटली वो इरेक्ट इमेज देगा। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर, है ना, मैग्नीफाइड इमेज होती है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो 4-5 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रेंज, चलो लिखो इसका रेंज का आंसर। तो रेंज क्या होगा, तो पहले एक लाइन लिखना ऐसे कि कॉनकेव मिरर, लिखो नीचे, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज when the object is placed between pole and focus, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट लाइन में, since focal length is since focal length is 15 centimeter, therefore range of distance of object should be less than 15 centimeter, should be less than 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 15 के अंदर ही रखना पड़ेगा, तभी आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी। अगर 15 पे रख दे तो भी इरेक्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब दूसरा वाला में, व्हाट इज द नेचर, नीचे लिखेंगे, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो द इमेज इज लार्जर। नेक्स्ट लाइन में, image formed is larger than the object. Image formed is larger than the object. And draw ray diagram to show the formation. तो ये रहा आपका ray diagram, parallel to principal axis,
passing through focus, passing through curvature, passing, एक सेकेंड, ये तो F है ना, ये है passing through curvature goes undeviated on producing behind, ये रहा image. This is A, this is B, this is A dash, this is B dash. तो कितने पार्ट हो गए क्वेश्चन के? पार्ट 1, पार्ट 2, ये सर यही तो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एक डायग्राम पार्ट 4, 4 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर. इसी में अगर एक पार्ट और जोड़ दूं कि गिव एन एप्लीकेशन इन दिस केस, तो वो एक शेविंग मिरर हो जाएगा और डेंटिस्ट वाला हो जाएगा. इसी का यूज करके तो डेंटिस्ट और वो शेविंग मिरर का केस बन रहा है ना, कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के पास रखेंगे, बीच में रखेंगे सॉरी, तो इमेज मैग्निफाइड बनती है. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस केस? शेविंग मिरर, और दूसरा हो जाएगा आपका, हाँ, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट. दोनों केस में हमें क्या चाहिए रहती है? इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज. ठीक है, चलो ये कहां तक? 7 तक हो गया है ना. बस फिर दो तीन ही क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि बाकी तो आपके हमने आपको मैंने होमवर्क दे दिया था ना, 10, 11, 16, 17 होमवर्क दे दिया था. बाकी जो बच गए ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये करने के बाद पीवाईक्यूज करेंगे. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा, पीवाईक्यूज भी अगर हो जाए तो. ठीक है, बाकी आप लोग रिवाइज करना चालू करो चैप्टर. जिनका छूटा है वो वीडियोस देख करके कंप्लीट करेंगे, है ना. इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि मैं 1 वीक के बाद टेस्ट लूंगा. क्या है फॉर्म? गुड इवनिंग. टेस्ट दिए कि नहीं? क्यों? आप भी नहीं दिए? हाँ, तू क्यों नहीं दिया पीयूष? दिया. और सौभाग्य आया था कि नहीं? जल्दी में रिवाइज करो सीएफटी ऑक्टाहेड्रल वाला. आज वो पैटर्न वाला देखते हैं और टेट्राहेड्रल का देखते हैं उसको.
चलिए स्टार्ट करते हैं।